बेटा के कंचनपुर खड़गपुर से एक बार फिर पैक्स अध्यक्ष पद पर काबिज हुए अरविंद कुमार ने किसानों के हित में आवाज बुलंद करते हुए धान क्रेडिट को बढ़ाए जाने की मांग की है। साथ ही किसानों को बोनस दिए जाने का समर्थन किया है। इस दौरान उन्होंने अपने द्वारा पैक्स में किए गए उपलब्धियों का बखान भी किया है और दोबारा जीतने पर ग्राम वासियों का धन्यवाद भी दिया है। सभी अपने समिति के सदस्यों का जो मतदाता हैं उन सभी का आभार प्रकट करते हैं और अपनी कृतज्ञता जाहिर करते हैं कि उन्होंने तीसरी बार हम पर भरोसा जताया है। और जिस तरह पूर्व से जो कार्य समिति के द्वारा संचालित किया जा रहा था उसकी निरंतरता बनाए के रखने के लिए ही लोगों ने मुझे अपना मत दे करके अपार बहुमत से विजयी बनाया है। साल 2014 से लेकर के अब तक आपके पंचायत में पैक्स की स्थिति कितनी बदली है, चाहे वो अधिप्राप्ति हो या फिर खाद्य हो, पीडीएस हो, तमाम चीज़ों पर? पैक्स की स्थिति तो इतनी बदल चुकी है कि यहाँ पैक्स नाम की संस्था थी ही नहीं, वो जेब की संस्था थी जिसको बदल करके आज लोगों के बीच पहुँचाया गया है। यहाँ धान की खरीदारी नहीं होती थी, बिचौलिए से धान की खरीदारी होती थी, मात्र 5-6 व्यक्तियों से धान खरीदा जाता था। आज सभी लोगों से धान खरीदा जाता है। सरकार के द्वारा निर्धारित किए जाने वाले लक्ष्य और सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार प्रत्येक वर्ष यहाँ लोगों से धान की खरीदारी की जाती है। जन वितरण में अब तो बायोमेट्रिक से इसका वितरण होना चालू हो गया है। इसके पहले से ही प्रत्येक माह, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक माह भी कोई राशन की बिक्री कालाबाजारी हो। पहले इसकी कालाबाजारी होती थी, आज लोगों के बीच में पहुंचता है। इतना ही नहीं, लोगों के यहाँ यह भी सुविधा है कि जिस बोड़े से आपको मन हो उस बोड़े से आप अपना खाद्यान्न ले सकते हैं। प्रत्येक दिन खुला रहता है, लोगों के लिए है। और इसी का नतीजा है कि आज लोग हम पर भरोसा करते हैं और चाहते हैं कि मैं इस पद पर बना रहूं, जिसमें कि हमारा काम आसानी से, सरलता से और पारदर्शिता के साथ होता रहे। अनाज के बदले पैसा भी मिलता है क्या? अनाज नहीं ले जाएंगे तो भाई पैसा दे दिया जाए? नहीं, ऐसा सिस्टम में नहीं है। लोग अपना खुद अनाज ले जाते हैं और इस अनाज को खाते हैं, क्योंकि अनाज का क्वालिटी भी बेहतर होता है। ये जो उपलब्धि हासिल हुई, इसमें सरकार का ज़्यादा योगदान रहा कि आपका ज़्यादा योगदान रहा? नहीं, सरकार का योगदान, और हम सरकार के काम को मेरे द्वारा उसको सफलीभूत किया गया। मेरा योगदान इतना ही है कि सरकार द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही है उसको धरातल तक पर लोगों तक पहुंचाना, मैं सिर्फ यह काम करता हूं। बाकी तो सरकार का ही है, इसलिए उनका श्रेय हम अपना नहीं लेंगे। कई सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर के आप अभी मांग रख रहे थे कि पैक्स की स्थिति, अगर ये सारी चीज़ें होती तो पैक्स की स्थिति और बदल जाती। बिल्कुल, सबसे पहला चीज़ तो यह है कि अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और यहाँ तक कि उड़ीसा में धान का रेट 3100 रुपया है। तो बिहार के किसानों ने कौन सा अपराध किया है कि यहाँ का किसान का दर 2300 रुपया होगा? ये ऐसा होने से सबसे पहला असर ये हो रहा है कि बिहार का धान कालाबाजारी होकर के बाहर चला जाएगा। तो हम लोग चाहते थे कि बिहार सरकार भी इस बार लोगों को बोनस के रूप में कम से कम 500 रुपया दे। अब बेहतर तो होता कि वो 3 स्टेट के तरह यहाँ भी धान का दर 3100 रुपया किया जाता। ये सबसे पहली मांग है, क्योंकि किसान अन्नदाता जो पूर्णतया खेती पर ही आधारित होते हैं, उनको अगर उनके फसल का उचित दाम नहीं मिल पाएगा तो लगातार पीछे जाएंगे। आज बहुत सारे लोग किसानी से विमुख हो रहे हैं। उसके पीछे कारण यही है कि उनके उत्पाद का सही मूल्य नहीं मिल पाना। वो मेहनत मजदूरी करके अपना फसल तो उत्पादन कर लेते हैं, लेकिन उनका अगर सही दाम नहीं मिल पाएगा तो उनको उसी पर सारा चीज़ आधारित होता है। बच्चे की शिक्षा हो, इलाज हो, कपड़ा हो, जो इतने भी आवश्यकता है वो सारा इसी पर आधारित है। तो मेरी सरकार से यह मांग होगी कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के तरह बिहार में भी
धान का कीमत 3100 रुपये तय किया जाए वर्ष 2024 के अधिप्राप्ति में। एमएसपी का आप समर्थन करते हैं? एमएसपी समर्थन करते हैं, लेकिन उस एमएसपी का दर जो है इतना बड़ा अंतर बगल के ही राज्य से नहीं होना चाहिए। अच्छा। किसान एमएसपी को लेकर के विरोध करते हैं, विद्रोह कर रहे हैं, दिल्ली तक जाते हैं, आपने देखा भी होगा। बिहार के किसान की भागीदारी नहीं रहती। उसके दो कारण हैं। एक तो पहला चीज़ है कि किसानों का संगठन उतना बेहतर तरीके से यहाँ पे नहीं है। दूसरे चीज़ है कि अगर समिति, आज सरकार ने पूरे बिहार में 8463 पैक्स हैं, जिसमें कि सभी जगह धान खरीद की व्यवस्था की है। अगर यह व्यवस्था सही काम करेगी तो किसानों को भटकना नहीं पड़ेगा। तो ये बड़ा कारण है कि आज उनके घर में ही उनका उत्पाद बिकने की व्यवस्था हो गई है। पहले एफसीआई के चंद केंद्र होते थे, जिला में 1-2 केंद्र होते थे, आज प्रत्येक पंचायत में केंद्र है। तो यह सुविधा सरकार ने दी है। हम लोग चाहते हैं कि सरकार इस व्यवस्था में और बेहतर के लिए, जैसे बिहार में पीडीएस में चावल बंटने के लिए लगभग 48 लाख मैट्रिक टन चावल की आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए 72 लाख मैट्रिक टन धान की अगर खरीद होगी तो बिहार का उत्पाद बिहार में ही रह जाएगा। बाहर से यहाँ चावल ला करके जन वितरण में बांटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज लक्ष्य होता है 45 लाख मैट्रिक टन। तो हम लोगों का ये डिमांड है कि इस लक्ष्य को बढ़ाकर 72 लाख मैट्रिक टन किया जाए, जिससे कि आज आंशिक रूप से या बहुत सारे किसान जो इसमें से अपना धान बिक्री नहीं कर पाते हैं, पैक्सों में लक्ष्य के आड़े आ जाता है, उन लोगों को लक्ष्य की समस्या नहीं रहेगी और सारे किसानों का लगभग धान बिक पाएगा। उत्पादन की कोई कमी नहीं है? उत्पादन की कमी नहीं। आज भी बुरे अवस्था में भी बिहार में 1,30,35 लाख मैट्रिक टन धान की उत्पादन होती है। उसमें से 45 लाख टन सरकार का खरीद का लक्ष्य रहता है। विगत वर्ष 34 लाख मैट्रिक टन खरीद हुआ, इसके पहले 41 लाख मैट्रिक टन खरीद हुआ। इसका मतलब है कि लक्ष्य में से भी कुछ रह गया खरीद के लिए। आपके पंचायत में जो लक्ष्य मिलता है, क्या उस लक्ष्य 100% यहाँ नहीं, लक्ष्य के हम लोगों को बहुत कमी है। हम लोग बराबर इसकी लड़ाई लड़ते रहे हैं। पहले यह व्यवस्था 3 वर्ष पहले तक यह व्यवस्था थी कि अंत में जितने लोगों का धान बच जाता था उसकी एक सूची बनाकर हम लोग जिला पदाधिकारी महोदय को देते थे और उसकी जांच कराने के पश्चात उस लक्ष्य का वो जितना भी धान हम लोग देते थे उसकी वृद्धि कर दी जाती थी और सारे किसानों से धान खरीद होती थी। यह व्यवस्था अब खत्म हो गई है। पहले पटना जिला का लक्ष्य ज़्यादा होता था, अब पटना जिला का लक्ष्य बहुत ज़्यादा घट गया है। पहले 30 लाख मैट्रिक टन से भी अधिक, हाँ 3 लाख मैट्रिक टन पटना जिला का लक्ष्य से अधिक था, 3,25,000। अब वो घट करके 2 लाख के नीचे आ चुका है। लक्ष्य निर्धारित का जो समय है 14 नवंबर से लेकर के 15 फरवरी तक, ये तारीख को लेकर के पैक्स अध्यक्ष लगातार मांग कर रहे कि तारीख बढ़नी चाहिए, आपका क्या रहेगा? लक्ष्य निर्धारण का नहीं, ये धान खरीद का, धान खरीद का लक्ष्य टाइम बढ़ना ही चाहिए। क्योंकि बिहार को तय किया जाता है पंजाब हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, जबकि यहाँ सीजन स्टार्ट होता है बाद में। तो उस समय अभी धान में मॉइस्चर की समस्या हो या अभी कुहासा लगा देगा तो प्रकृति के द्वारा उसमें मॉइस्चर बढ़ जाएगा। तो इसके लिए पहले 31 मार्च तक धान खरीद का समय रहता था। हम लोग चाहते हैं कि 31 मार्च तक धान खरीद का तिथि रहना ही चाहिए बिहार में। 15 नवंबर या 1 नवंबर से गंगा उस पार और 15 नवंबर से पूरे बिहार में जो किया जाता है उसमें धान की मात्रा बहुत ही नगण्य मात्रा में आ पाती है। क्योंकि बहुत सारा जो धान का सबसे बड़ा क्षेत्र है यहाँ भोजपुर अरवल से लेकर के औरंगाबाद तक, इसमें कैमूर रोहतास सारे जो आते हैं वहाँ धान की दौनी होती है। और वो दौनी जब धान थोड़ा गर्म मौसम बढ़ता है जनवरी फरवरी के बाद, तब वो ज़्यादा कर पाते हैं। तो इसलिए ये बेहतर होता है यहाँ की स्थिति को देख करके। हर जगह की भौगोलिक स्थिति अलग है, तो बिहार की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह डेट 31 मार्च तक होना चाहिए था, ये ज़्यादा बेहतर होता। क्या पैक्स सिर्फ धान ही खरीदेंगे? गेहूँ भी पैक्स खरीदते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है कि गेहूँ मिल नहीं पाता है।
सरकार जब न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है कि कम से कम किसान को इतना मिले, अगर किसान को बाजार में इससे ज़्यादा मिलेगा तो पैक्स में क्यों बेचेगा। तो गेहूं पर भी अगर बोनस निर्धारित होगा, किसानों को यह प्रोत्साहन के रूप में दिया जाएगा, तो पैक्सों में गेहूं आना चालू हो जाएगा। हम लोग उसके लिए तो तैयार रहते हैं कि हम गेहूं खरीदें, लेकिन कोई भी किसान पैक्स में क्यों बेचेगा। आज धान का ही रेट अगर 2300 रुपया निर्धारित है, अगर धान उसको 2400 रुपया बाहर में मिलेगा, क्यों बेचेगा हमारे यहाँ। क्योंकि आप तो न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रहे हैं कि कम से कम उतना इसको मिले। तो गेहूं के खरीद के लिए भी यह आवश्यक है कि सरकार उस पर प्रोत्साहन राशि के रूप में बोनस निर्धारित करे, और वह बोनस इतना मात्रा में जरूर हो जिससे कि किसान यहाँ पैक्सों में सरकार के पास धान बेचने के लिए उत्सुक रहे।